फैसल वाडा साहब, जो पाकिस्तान की लीडरशिप का, आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का एक मेरे ख्याल में यहाँ पे रोल बनता है, वो ये है कि कुछ अरब मालिक को और ईरान को इस इशू के ऊपर जोड़ने की कोशिश करे, इवन चाइना और रशिया को इंगेज करने की कोशिश करी जाए, ताकि यहाँ से ईरान का फैक्टर जो है वो वाला हाल ना हो जाए जो गजा में हो रहा है, वो वाली सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। देखिए नदीम साहब, जो आपने इब्तदाई में कहा ना, और ईरान एक बफर का रोल प्ले कर रहा था, और अगर वो बफर बीच में से हट गया तो ये डायरेक्टली हम पर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह के बयान आए, 2011 में भी बयान आए हैं इसराइल के पाकिस्तान के लिए, उसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नेतन्याहू का ये जो बयान है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान, वो पुराना बयान ही है जो अभी जी सारा चल रहा 2011 का है है। जी। तो उसको भूलना नहीं चाहिए। आप कहते हैं ना कि आदत बदली जा सकती, फितरत नहीं। तो फितरत तो ये भी दूसरा बूदी है, ठीक है। तो उसके तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात आपको सजेशन बहुत ज़बरदस्त है कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं, हम जंग जीते हैं, एक अरे वर्ल्ड में आपके लिए गर्मजोशी पाई जाती है। गर्मजोशी पाई जाती है, आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी। तो दिस इज वेरी गुड टाइम कि आप स्टेप आगे बढ़े, आप मीडिएटर का किरदार अदा करें, सबको यूनाइट करें। और अगर आप खित्ते में एक दुश्मन के सामने भी पीस लेके आ जाते हैं और झंडा लहरा रहे हैं सफ़ेद रंग का, जिसको ईरान का फायदा होता है, खित्ते का फायदा, पाकिस्तान का फायदा होता है, नथिंग लाइक इट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। इसमें अगर आपने जरा सा भी हील हुज्जत की, इसमें भी तू तड़ाक किया, या आपने थोड़ा सा भी ईज ऑफ किया कि ये उनका मामला है, हमारा नहीं, हम जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह असेंबलियां खड़ी हैं, जिस तरह देखिए, पाकिस्तान का रोल ये होना चाहिए कि इस वक्त अरब ममालिक को, रूस को और चीन को यूनाइट और करें। ईरान को एक मेज़ के ऊपर ले आए और ये एक पूरा ब्लॉक जो है निगोशिएट करे वेस्ट के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, इसराइल को बैक मेरे करके ख्याल से दवाई वो दे रहे हैं। उस तरफ हम, मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग भी यही है, जो मुझे समझ भी आ रहा है, वो ये कि यही एक पायदार और वे फॉरवर्ड होना हाँ, चाहिए ना। ये वे फॉरवर्ड यही बन सकता है, और कोई वे फॉरवर्ड इसका है भी नहीं, यही वे फॉरवर्ड है। अभी एक लेटेस्ट क्लिप आया है हमारे पास, एक ईरान टीवी के ऊपर एंकर प्रोग्राम कर रही हैं और करते करते वहाँ पे मिसाइल हमला हुआ है और वो मलबा वलबा वहीं पे स्टूडियो के अंदर उनके ऊपर गिरना शुरू हो गया। क्लिप दिखाइएगा, फिर साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, साथ दिखाते रहिएगा। ये आप मुख्तलिफ जो मिसाइल अटैक हैं उसकी वो साइड पे फुटेज दिखाते रहें। मैं एयर मार्शल इजाज़ साहब की तरफ वापस जाऊँगा। इजाज़ साहब, इस जंग के अंदर एक एयरफोर्स का कमज़ोर होना है, ईरानियन एयरफोर्स का, वो एक कमज़ोरी है उनकी। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे इसराइली जहाज़ भी उनके ड्रोन्स भी वो आके एट विल हिट कर रहे हैं जहाँ उसको हिट करना है। दूसरा, मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले वीडियोस बना बना के रिलीज़ करवाई थी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ ईरान ने बना रखी हैं। तो अब इनके मिसाइल पहुँचे हैं, तेल अवीव पहुँचे हैं, दूसरी जगह पहुँचे हैं, लेकिन जितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उसके अटैक को, इसराइली अटैक को रोकने के लिए, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। जी मलिक साहब, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमें इस असेसमेंट को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पिछले 45 सालों से किस तरह की आइसोलेशन का शिकार है, उस पर किस तरह की पाबंदियां हैं। वो रजा शाह के ज़माने में उनको अमेरिकन इक्विपमेंट, उस वक्त का बेहतरीन एयरफोर्स इक्विपमेंट उनके पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सिस्टम ऑब्सलीट हो गया और अल्टीमेटली वो एक रूडिमेंट्री S-300 रशियन जो है एयर डिफेंस सिस्टम, और कुछ उनके अपने बवार 373 और खुरादाद 15 और या जहरा, इस तरह के लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी तरह भी मैच नहीं है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। उनके पास अपनी बनाई हुई और अमेरिका से एक्वायर की हुई दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज तक उनकी हमेशा रसाई होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगरचे ईरान ने अपनी एक हाइप क्रिएट की हुई थी, और वो आपको पता है कि जहाँ पे भी इस तरह के थियोक्रेटिक रिजीम होते हैं या जहाँ पे मिलिट्री सेंट्रिक जो है ना रिजीम्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने दिफा के बारे में मीडिया में और अपने मीडिया वॉरफेयर में वो अपने बारे में एक एग्जैजरेशन का उनका एक जो है वो तासुर होता है। वो चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ग्रांट कीजिए कि दुनिया के बेहतरीन लेयर्ड एयर डिफेंस होते हुए, जिसमें उनके पास सक्सेसिव किसी भी टारगेट तक पहुंचने से पहले आपको 4 जो है लेयर्स में से गुजर के जाना पड़ता है। और फिर ईरान, अगर सिर्फ आप तेहरान से तल अवीव का फासला देखें तो वो तकरीबन 985 नॉटिकल माइल है, कोई 1,500 किलोमीटर। तो उसमें वो कई मुल्कों की एयर स्पेस से गुजर रहे हैं जहां पे उन पे इंटरसेप्शन भी हो रही हैं।
जॉर्डन में बैठे हुए वो इंटरसेप्शंस कर रहे हैं। तो उन तमाम तर डिफिकल्टीज के बावजूद उन्होंने जो मुख्तलिफ टारगेट्स हिट किए हैं वहाँ पे वो शायद उस तरह की फुटेज आज तक हमने जब से इजराइल बना है वो हमने उनकी जो 2 जंगें भी हुई, बड़ी जंगें जो हुई उनकी, योम कपूर वार और दूसरी जंग अरब इसराइल जंग, उसमें भी उनकी जो पॉपुलेशन सेंटर या उनके मेनलैंड को इस तरह कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकी थी। जबकि उस वक्त के ज़माने में उनके जो एडवर्सरीज थे उनके पास बड़ी अच्छी एयरफोर्सेस थी। तो इस चीज़ का मैं ईरान को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने चैलेंज किया और वो मिथ ब्रेक की है उन्होंने। तो हमें इस चीज़ को इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि ये एक मिसमैच है स्ट्रेंथ का, कैपेबिलिटी का, फोर्स कंपोजिशन का, और उसके मुताबिक ही हमें ये डिडक्शन जो है ना वो लेनी चाहिए। सही। अच्छा तारिक साहब, इस पूरे इलाके में ईरान अकेला है, ये एक पहलू ये है कि उधर से तो मिसाइल आता है या जहाज़ आते हैं तो उसके लिए एयर पैसेजेस मौजूद हैं, उसके वो रिफ्यूलिंग के लिए जो इसराइली एयर टैंकर्स हैं वो भी साथ आए हैं, जो जहाज़ों को मिड एयर आपको रिफ्यूल करना होता है वो भी साथ आता है। लेकिन इधर से जो ईरान भेजता है उसके लिए वो जॉर्डन और दूसरे ममालिक उसको शॉट डाउन करते हैं। तो आपको इलाके में दोस्त बना के ज़िंदा रहना चाहिए, अकेले ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ये भी लेसन है बहुत सारी बाकी चीज़ों के अलावा। ये जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है, और आप देखें कि हमने अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का फ़र्दन उनके घर जाके उनका शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने मार्का हक़ में पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर इस खत्ते में, हमारे इस रीजन में अगर हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े ना होते तो यकीनन उसमें हमें जो मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं हमारे लिए, उनसे नबुर्द आज़मा होना मुश्किल होता, इतना आसान ना होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये एक अपने गली मोहल्ले में अगर आप देखें तो अपने मेरे और आपके सतह के ऊपर, एक आम आदमी की सतह के ऊपर भी अच्छे पड़ोसी होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और अगर आप इसको स्केल को बड़ा करें, एक मुल्क की हैसियत से देखें तो उसमें भी अच्छे पड़ोसी और फिर उनके साथ इंटेंशनली आप अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, एक ज़िम्मेदार और एक पीसफुल मुल्क की तरह। और हमने इस खत्े में साबित किया है, पाकिस्तान के स्टैंस को इंटरनेशनली सब ने एक्सेप्ट किया है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम है, ज़िम्मेदार मुल्क हैं। हालांकि अपने माइट की वजह से और अपना एक बेटर इकॉनमी की वजह से इंडिया ने इससे पहले जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया हुआ था वो ये था कि शायद इस खत्ते का अकेला वही चौधरी है, वही सारे फैसले करता है और उसी की चलती है और वही जो है वो जो कहता है वो सही होता है। लेकिन इस मार्का हक़ ने वो सारा कुछ उलट साबित किया और वो जो बर्तरी इंडिया को हासिल थी वो आपको हासिल हुई। अभी आपने एक जुमला बोला था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि मार्का हक़ अभी जारी है, बुनियानुल मरसूस जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो जो मिलिट्री का एक फर्स्ट फेज़ था, लेकिन मार्का हक़ अभी जारी है, इसको आप कैसे डिफाइन करें? देखिए, ये मेरी बड़ी ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि मार्का हक़ जो है वो जारी है और बुनियानुल मरसूस जो है वो ख़त्म हुआ है। उसकी रीज़न ये है मलिक साहब कि देखें, इंडिया को जो नरेंद्र मोदी है उसकी एक ख़ास सोच है, वो हिंदवाता की सोच है। 100 साल पहले RSS का वहाँ पे जन्म होता है और वो सोच बदस्तूर वहाँ पे पनप रही है। और जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई हैं, तवातर के साथ वो अपनी सोच को फैला रहे हैं। वो अदम बर्दाश्त की सोच है, वो दूसरी तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करने की सोच है। उसके नतीजे में जो वो इक़दाम कर रहे हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्होंने, उसमें उन्हें नाकामी हुई। अब नरेंद्र मोदी पहली बात उस ज़हनीत से बाज नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि उसे वहाँ पर मुख्तलिफ सवालात का सामना है, अपोजिशन उसे सवाल पूछ रही है, उसे मीडिया सवाल पूछ रहा है कि तुमने किया क्या है, हमारा तो बड़ा एक कद काट था पूरी दुनिया के सामने, तो तुमने तो हमें जलील करके रख दिया है सिंपल वर्ड्स में। तो इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी कोई भी गलती कर सकता है। जंग बंदी की जो मैंने बात की है, अब ये सबको पता है कि अभी सीज़ फायर हुआ है, वो कोई गलती दोबारा कर सकता है अपने इंटरनल प्रेशर में आके, अपनी उस हिंदवाता सोच की मैंने बात की, हिस्ट्री आपको बताई, उसकी वजह से। और अगर उसने गलती की तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला के फजल से हम वक्त तैयार हैं, हमारी बर्री फौज हो, फ़ज़ाई हो, नेवी हो, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हों। और यहाँ मैं ज़रा आपके प्रोग्राम में ज़रा खुल कर ये बात करूँ कि हमने हमेशा हर प्रोग्राम में अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें बड़ी फ़ौज, सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत, उनका प्रोफेशनलिज़म, उसके बाद हमारे जो एयर चीफ़ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, उनका प्रोफेशनलिज़म और पेशावराना महारत, उनकी बहादुरी, सबको अप्रिशिएट किया, नेवी को। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं इनका बड़ा की रोल रहा है उसमें। जितने हमारे फ़ौज के इंटेलिजेंस के इदारे हैं, किस तरह हमने वहाँ पे टारगेट्स को लॉक किया इंडिया में,
मैंने आपको बताया कि 100 से ज़ायद उनके बंदों को मारा हमने, और उनकी तमाम, और ये मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हमने किसी सिविल इंस्टॉलेशन को नहीं मारा। तो ये सारी हमारी जो तैयारी है अल्लाह के फजल से बिल्कुल मुकम्मल है। हमारी ये ना तो ख्वाहिश है कि ये मार्का दोबारा जिंदा हो, ना हमारी ये आप ये कहें कि हमने कोई ऐसी इस खत्ते में बढ़के मारी है। हमने तो पीस की बात की है, अभी अमन की बात कर रहे हैं। पहले भी, इससे पहले भी जो एस्केलेशन की थी वो इंडिया ने की थी, उसे मुंह की खानी पड़ी। और दोबारा अगर उसने ये एस्केलेशन की कोशिश की और दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला के फजल से इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ जो अभी इन्होंने इंटेलिजेंस का जिक्र किया बॉर्डर साहब, इसका बड़ा रोल है। ये जो ईरान के अंदर मैं कहता हूँ ना कि सबके लिए दरवाजे खुले थे कि जो उसका दुश्मन है वो आया और उसने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो धमाका करना था, टारगेट करना था, उसने किया। इंटेलिजेंस को रीफोकस करना चाहिए। अमेरिका ने 9/11 के बाद होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो हमारी भी जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं इन्हें सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन का एक पूरा सेटअप बनाना चाहिए। और सियासी मुखालफिन जो हुकूमत के ये निशाना बनाते हैं ना कि उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उससे निकल जाना चाहिए। असल प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं, जो दुश्मन है उसको ढूंढें और उसका सफाया करें। घर के अंदर मौका ना दें किसी को घुसने। मेरे ख्याल से बहुत नदीम अली साहब, बहुत अल्टीमेट एक अल्लाह मैंने एक पोजीशन दी है जिसके बाद अब जो रेलेवेंट चीज़ें वो इरेलेवेंट हो गई, जो इरेलेवेंट थी वो रेलेवेंट हो गई, कामयाबी हो गई, पासपोर्ट की इज़्ज़त हो गई, पाकिस्तानी की इज़्ज़त हो गई, दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंटेलिजेंस का काम है वो फोकस्ड है, इसको सेंट्रलाइज कर दें। इसको मज़ीद इसमें शुक्र है मेरे निशानदेही की, क्रेडिट तो मेरा नहीं है, लेकिन निशानदेही सबसे पहले मैंने की थी कि आप डिफेंस बजट बढ़ा दें। जो मैंने कहा था उससे तवक्कुह से ज़्यादा होना चाहिए था सूरन, लेकिन इतने कम वसाइल के अंदर फ़ौज की इतनी कामयाब परफॉर्मेंस इज़ रिमार्केबल। तो अगर आप इनको तगड़ा कर दें तो ये किस हद तक पैरामीटर्स अपने बना सकती है। और दिफा होगा तो सर मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी आपका अल्टीमेट मौका है कि आप फोकस करें। पूरी दुनिया के हालात अजीब से हुए हैं, इसके अंदर आप फोकस करें, मज़ीद अपने आप को तगड़ा करें। और इनका काम है गवर्नमेंट का कि वो पॉलिटिकल साइड को इंगेज करें, जो भी करना है वो ये करें। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना छोड़ दें और ये तासुर भी देना छोड़ दें जो हमने भी दिया था अपने एतबार में, और ये भी दे रहे हैं कि जी हम नहीं है, ये हैं, इनका ना ताल्लुक है, ना ये सीन के अंदर है, ना ये इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये अपना काम करें, ज़बरदस्त कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इनको उधर ही रहते हैं। अब हमारा ये काम है लेन देन करें, बैठें बिठाएं, प्यार करें, डांटें लड़ें, जो भी करना है वो अब हमारा काम है और हम उस पर फोकस करें। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर जितना मजबूत हो सकते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हम बांट दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपनी चीज़ों को, डेलीगेट पावर को करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकलेगा। भरपूर मौका, सुनहरी मौका पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट किलिंग की हैं कुछ लोगों की, अपने सियासी, अपने उन लोगों की जिनको वो कहते थे कि वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनका रोल है, कुछ लश्कर का था, कुछ जैश का था, उन्होंने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर 20-25 लोग मारे। इसी तरीके से आपके ये जो TTP वाले या BLA वाले घुसते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, तो ये वो दुश्मन है जिनके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस फोकस्ड हो जानी चाहिए। लेकिन हम उनका भी सफाया कर रहे हैं। डेली पे 1500, 1800, 1200 ऑपरेशन हो रहे हैं, दवा दम मार रहे हैं, उठा के मार रहे हैं, कीड़े की तरह निकाल के मसल रहे हैं। तो ये फौज का मेरा तो ख्याल है सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, उससे बढ़ के आपको फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी पॉकेट्स है ना, तो इसमें बड़ा डिटेल्ड, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ईरान वाले सबक है बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि दोस्त ममालिकों का साथ होना बड़ा जरूरी है। अब अकेले